दामियान कारास उस कॉलेज के मैदान में दौड़ लगा रहा था। उसने खाकी निक्कर पहन रखी थी जो पसीने से तर हो रही थी। सामने एक टीले पर सफेद गुंबद था। यह कॉलेज की रसदगाह थी जहां से सितारों की चाल का मुआयना किया जाता। पीछे मेडिकल कॉलेज की इमारत थी। जब से उसे गिरजा के फ्राई से बरी किया गया था तब से दामियान कारास रोजाना यहां दौड़ने लगा और अपनी सुस्ती और नींद भगाने के लिए आ जाया करता। इस दौड़ से वर्जिश भी हो जाती और उसके दिल पर जो बोझ था वो भी हल्का हो जाता। दौड़ते हुए कारास ने मोड़ मुड़ा तो देखा कि किनारे के एक बेंच पर कोई बैठा हुआ था। उसी बेंच पर कारास का स्वेटर, पतलून और तौलिया रखे हुए थे। बेंच पर बैठा हुआ आदमी उधेड़ उम्र का था जिसने ढीला ओवरकोट और तुड़ी मुड़ी फ्लैट हैट पहन रखी थी। यह शख्स जैसे कारास को ही देख रहा था। ओवरकोट वाला बेंच पर से उठकर कारास की तरफ बढ़ा। फादर कारास, लेफ्टिनेंट किंडरमैन ने आवाज दी। दौड़ते हुए पादरी ने घूमकर सुराग रसां की तरफ देखा, अस्बात में सर हिलाया और धूप में खड़े होकर उसके करीब आने का इंतजार करने लगा। मुआफी चाहता हूं, अगर मैं वर्जिश के दौरान ठहर गया तो पट्टे ईंटने लगेंगे, कारास ने कहा। ठीक है, आप वर्जिश जारी रखिए। पहले मुलाकात हुई है हमारी? कारास ने पूछा। नहीं फादर, लेकिन लोग कहते हैं कि आप बॉक्सर मालूम होते हैं और वो सही कहती हैं। वो जेब से अपना बटुआ निकालने लगा। मुझे विलियम किंडरमैन कहते हैं फादर। उसने अपना शिनाख्ती कार्ड पादरी की आंख के सामने नचाया। सुराग रसां, शोबाए कत्ल। अच्छा। कारास ने तमगा और शिनाख्ती कार्ड एक बच्चे की सी दिलचस्पी से देखा। दौड़ने से कारास का चेहरा सुर्ख हो रहा था और पसीने से चमक रहा था। वो अपने साथ चलते हुए सुराग रसां की तरफ घूम गया। फरमाइए, आप वाकई एक पेशावर बॉक्सर मालूम होते हैं फादर। और आपकी आंख के करीब ये जख्म का लंबा निशान? हाँ, एक फिल्म में मार्लिन ब्रांडो की आंख के करीब ऐसा ही निशान बनाया गया था। किसी ने बताया नहीं आपको? आप मार्लिन ब्रांडो जैसे मालूम होती हैं। नहीं, बॉक्सिंग की है यूं ही सी। आप इसी इलाके के हैं, न्यूयॉर्क। गोल्डन ग्लाउज, गलत कहा मैंने? सही कहा कप्तान, कारास मुस्कुराया। अच्छा, अब बताइए क्या खिदमत कर सकता हूं आपकी? जरा आहिस्ता चलिए फादर, सांस की तकलीफ है जरा। किंडरमैन ने अपने गले की तरफ इशारा किया। माफ कीजिए। कारास ने अपनी रफ्तार कम कर दी। कोई बात नहीं। सिगरेट पीते हैं आप? पीता हूं। आपको नहीं पीनी चाहिए। अच्छा, तो आप बताइए क्या है मसला? बेशक, आप मसरूफ तो नहीं? मैं मखल तो नहीं हो रहा? काहे में? शायद आप दिल में दुआएं मांग रहे होंगे। कोई बात नहीं, आप कहिए, कारास मुस्कुराया। हाँ भूला, आप तो माहिर नफ्सियात हैं। मैं किसको बेवकूफ बना रहा हूँ? खैर तो फादर, ये घुमाओ फिराओ बातें करके हकीकत उगलवा लेना मेरा खास तरीका है, यानी किंडरमैन तरकीब। तो अब मैं बराह रास्त असल मौजू की तरफ आता हूँ। गिरजा की बेहुरमती, कारास ने कहा। बिल्कुल, वो भी और एक बात भी जो उससे ज्यादा संगीन है। कत्ल? बिल्कुल, यानी कमाल है। शोबाए कत्ल, कारास ने शाने उचकाए। कोई बात नहीं मार्लिन ब्रांडो, कोई बात नहीं। आज तक मैंने किसी पादरी को ऐसा होशियार नहीं देखा। हालांकि कारास मुस्कुरा रहा था लेकिन दिल ही दिल में अफसोस कर रहा था कि उसने किंडरमैन के लतीफ जज्बात और खुद एतमादी को ठेस पहुंचाई है। चुनाचे उसने कहा, लेकिन मैं समझा नहीं, इसका ताल्लुक क्या है एक दूसरे से? मेरा मतलब है गिरजा की बेहुरमती और वारदाते कत्ल का। फादर, एक बात कहूँ, ये बात हमारे दरमियान ही रहे, आपके और मेरे, यानी राज में, एतराफ़े गुनाह के मामले की तरह। बेशक। कारास दिलचस्पी से किंडरमैन की तरफ देख रहा था। अब कहिए, आप उस डायरेक्टर को जानते हैं जो यहाँ अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहा था, बर्के डैनिंग? हाँ, देखा था उसे। और आप ये भी जानते हैं कि उसकी मौत कैसे वाक़ई हुई? हाँ, अखबारात, कारास ने शाने उचकाए। वो तो एक जुज्व था, सिर्फ एक हिस्सा। अच्छा, उसका सिर्फ एक हिस्सा। आप सिहर और जादू के मुतल्लिक क्या जानते हैं? क्या? सुनिए, एक जरा सबर, मैं एक चीज की तरफ आ रहा हूँ। हाँ, तो सिहर आप जानते हैं थोड़ा बहुत? मेरा मतलब है मुखालिफ तरफ से, यानी साहिराना रुख से। हमारे रुख से नहीं, गैर साहिराना रुख से नहीं। एक दफा मैंने इसके मुतल्लिक एक मुकाला लिखा था, नफ्सियाती नुक्ता नजर से। अच्छा, वाह, बहुत उम्दा। यह आपने बड़ा इंकिशाफ किया है। आप मेरी मदद कर सकते हैं, यानी बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं। तो फादर, सिहर? वो लोग मोड़ मुड़ कर बेंच के करीब पहुंचे तो किंडरमैन ने पादरी का बाजू पकड़ लिया। अब मैं एक नो आमोज हूँ, अनाड़ी हूँ बिल्कुल। और फादर, मैं एतराफ करते हुए जरा भी शर्म महसूस नहीं कर रहा कि मेरी तालीम भी यूं ही सी है। मुझे ये भी दावा नहीं कि मैं खुद साखता हूँ। मैं दूसरों की तरह रोब जमाने का आदी नहीं। माफ कीजिए, मुझे ऐसे घुमाव फिराव से बातें करने की आदत है, ये मेरी कमजोरी है। आप मसरूफ हैं? हाँ, दुआ मांग रहा हूँ। कारास ने ये अल्फाज बड़े ठंडेपन और तकरीबन बेजारी से कहे।
किंडरमैन चलते चलते लम्हा भर के लिए ठहर गया और उसने गौर से कारास की तरफ देखा। संजीदा हैं आप फादर? नहीं। किंडरमैन घूम गया। वो फिर चलने लगा। फादर, मैं असल मौजू की तरफ आ रहा हूँ। वो मुकद्दस गिरजा की बेहुरमती, आपके ख्याल में इसका ताल्लुक सिहर से हो सकता है? शायद। शैतान के पुजारियों की इबादत की चंद रसूमात ऐसी भी होती हैं। ये काम की बात बताई आपने, तो अब बरके डैनिंग पढ़ा आपने कि वो कैसे मरा? गिर कर? मैं बताता हूँ, लेकिन ये बात राज रहे, इसका मैं वादा करता हूँ। किंडरमैन ने देखा कि कारास का रुकने का कोई इरादा नहीं, तो उसके चेहरे से इज़्तिराब जाहिर हुआ। अगर आप बुरा ना माने तो, उसने पुरुमीद लहजे में कहा। क्या हम बैठ जाएं? क्यों नहीं? वो बेंच की तरफ बढ़े। बरके डैनिंग मुकद्दस बाप पत्थर के बुलंद अमूदी जीने के कदमों में पड़ा मिला और उस वक्त ठीक 7:05 हुए थे और बरके डैनिंग का सर पूरी तरह से पुश्त की तरफ घुमा हुआ था, चेहरा पीठ की तरफ हो गया। कारास के गर्दन पहुंचते हुए हाथ रुक गए। उसने गौर से सुराग रसां की तरफ देखा। ऐसा गिरने में नहीं हुआ? आखिरकार उसने पूछा। मुमकिन तो है, किंडरमैन ने शाने उचकाए, लेकिन करीने क्यास नहीं है, कारास ने सोचते हुए कहा। उसके चेहरे पर परेशानी थी। बात यह है कि एतकाद ये है कि शैतान इफरीत या जो भी वो हो, साहिरों की या अपने दुश्मन की गर्दन इसी तरह तोड़ता है। कम से कम रिवायत तो यही है। अक्सर व बेशतर वो किंडरमैन की तरफ घूम गया। हालांकि लोगों की मौत इस तरह वाकई हुई है और ये वही लोग होते हैं जो शैतान की पूजा से तौबा कर लेते या उस जिरगे के रुकन जो राज की बातें जाहिर कर देती हैं। शैतान उन सब की जान इसी तरह लेता है। बहरहाल इतना तो मैं जानता हूँ कि जान लेने का ये तरीका शैतान का मखसूस तरीका है, ट्रेडमार्क है उसका गोया। किंडरमैन ने सर हिला दिया। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद है लंदन का एक कत्ल का केस जिसे शैतानी कत्ल से मंसूब किया गया था। 4-5 साल पहले की बात है, अखबार में पढ़ा था। हाँ, मैंने भी पढ़ा था, लेकिन बाद में ये एक ढकोसला साबित हुआ। फादर, आप माहिर नफ्सियात हैं, इसलिए आप ही बताइए। बेशक ये बेहुरमती सरासर किसी दिमागी मरीज का काम है, यानी मरीजाना फेल है ये। और अगर बरके का खून किया गया है तो फिर उसका कातिल बिलाशुबा मरीज ही है और वो शायद सिहर वगैरह से वाकिफ है। हो सकता है, किंडरमैन ने दोहराया। चुनाचे अब ये भी हो सकता है कि वो मरीज पड़ोस में रहता है और रात के वक्त भी गिरजा में आ जा सकता है। मरीज पादरी? कारास ने अपनी पतलून उठा ली। फादर, जानता हूं कि आपके लिए मुश्किल है, लेकिन आप माहिर नफ्सियात हैं। यहाँ जो पादरी रहते हैं फादर, तो मेरी खिदमात का तबादला कर दिया गया है। अच्छा, यानी साल पूरा होने से पहले ही? ये हुक्म है, कारास ने पतलून पहनते हुए कहा। ताहम ये तो आप जानते ही होंगे कि कौन बीमार है और कौन नहीं। मेरा मतलब है इस किस्म का मरीज। यानी जब आप वहां थे तो? नहीं लेफ्टिनेंट, नहीं। तहलील नफ्सी करना मेरा मौजू नहीं और ना मैंने तहलील नफ्सी की है। मैं सिर्फ ये करता हूँ कि मशवरे देता हूँ। बहरहाल, कारास ने पतलून के बोताम लगाते हुए कहा, मैं कुछ ऐसे पादरी को नहीं जानता जिसे ऐसा मर्ज हो। अगर जानते हो तब भी यकीनन मुझे तो ना बताएंगे, यानी असूलन। जाहिर है। एक बात बता दूं फादर, इस किस्म का असूल सरासर गैर कानूनी है। कैलिफोर्निया के एक डॉक्टर को इसलिए जेल में डाल दिया गया कि उसने पुलिस को ना बताया था जो वो अपने मरीज के मुतालिक जानता था। या आप मुझे धमकी दे रही हैं? नहीं, ऐसे ही जिक्र कर दिया। मैं जज से कह सकता हूं कि यह तराफे गुनाह का मामला है। कारास ने अपनी कमीज पतलून में डालते हुए मुस्कुराकर कहा, आइए मैं आपको आपकी कार तक पहुंचा दूं। किंडरमैन ने उसकी तरफ देखा। अपनी जगह से हिलने का फिलहाल उसका कोई इरादा न था। तो फिर हमारी गुफ्तगू खत्म हुई। कारास एक पैर बेंच पर रखकर सुराग रसां की तरफ घूम गया। लेफ्टिनेंट, वो बोला, अगर कोई ऐसा पादरी होता तो मैं उसका नाम बताए बगैर आपके सामने यह एतराफ़ जरूर कर लेता कि एक ऐसा मरीज हमारे गिरोह में है और फिर यह मामला मैं प्रोफेशनल के सामने रख देता। लेकिन यकीन कीजिए, मैं ऐसे किसी पादरी से वाकिफ नहीं हूँ। खैर, यकीन कीजिए तो ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह काम किसी पादरी का हो सकता है। अगर मैं ऐसा कहता तो खुद आप मुझे गधा कहते। वो अपना सर हिला रहा था। ये खुफिया क्लब और ये शैतानी फिरके बिला वजह इंसानों की जान लेते हैं। ऐसे वाकयात होते हैं ना फादर, तो फिर आदमी कुछ सोचने पर मजबूर हो जाता है। ये कलयुग है, दीवानगी का जमाना है। मजहबी दीवानगी, खुदा से मुतनफर होने की दीवानगी, शैतान को अपना बनाने की दीवानगी, कत्ल गारत की दीवानगी, सीधा रास्ता छोड़कर गलत रास्ते पर चलने की दीवानगी। और फादर, जमाने के साथ कदम उठाने के लिए हमें भी थोड़ा बहुत दीवाना बनना पड़ता है। कारास ने उसे इत्तफाक करते हुए सर हिलाया। अजीब बातें हो रही हैं, किंडरमैन ने कहा। नाकाबिल यकीन, खिलाफे अकल वाकयात। फादर, मेरा मतलब है डॉक्टर, या तो मैं पागल हो गया हूँ या आपके ख्याल में हमारे यहाँ, मेरा मतलब है इस इलाके में शैतान के पुजारियों का कोई ऐसा गिरोह और उनकी कोई खुफिया इबादतगाह मौजूद है। क्या बात कर रहे हैं आप? कारास बोला। तो फिर हो सकता है
मैं समझा नहीं। फादर कारास, मैं अहमक नहीं हूं ना पागल हूं। इस वक्त आप एक बेहद होशियार, माहिर और दीदा सुराग रसां से बात कर रही हैं, और अब मैं कहता हूं कि आप साफ बातें नहीं कर रहे। आपका तरीका अब तक अपने आप को बचाने का रहा है। आपने खुलकर बात ही नहीं की, आपने बचाव किस्म की बातें की हैं। कारास ने हैरत व एहतराम से किंडरमैन की तरफ देखा। बेहद होशियार और जीरक हैं आप, वो बोला। तो ठीक है, मैं अपना सवाल दोहराता हूँ, किंडरमैन गुर्राया। क्या यहाँ इस इलाके में शैतान के पुजारियों की कोई इबादत का है? सच कहता हूँ, ये तो मैं नहीं जानता। कारास ने अपने सीने पर हाथ बांध लिए। लेकिन यूरोप के अक्सर इलाकों में लोग शैतान की पूजा करते और उसके मुरीद बनते हैं। आज भी? हाँ, आज भी। कारास ने कहा। स्विट्जरलैंड की एक दाई ने इतराफ किया था कि उसने 30-40 बच्चों को स्याह इशाए रब्बानी में इस्तेमाल के लिए कत्ल किया था। हो सकता है कि यह इतराफ़ जुर्म इसलिए किया हो कि उसे अजियत दी गई थी। ताहम उसने जो कुछ कहा उसे अकल कबूल करती है। उसने कहा कि वो अपनी आस्तीन में लंबी और पतली सुई छुपाए रखती थी। चुनाचे जब वो बच्चा जन्माती तो आस्तीन में से सुई निकालकर बच्चे के सर में उतार देती और फिर आस्तीन में छुपा लेती। इस तरह कत्ल करने का कोई सुराग, कोई निशान न रहता। कारास ने किंडरमैन की तरफ देखा। बच्चा नौजायदा ही नजर आता, लेकिन मुर्दा। आपने सुना होगा कि यूरोप के कैथलिक ईसाई दाइयों के खिलाफ हैं, तो यही है इसकी वजह। ये तो बड़ी खौफनाक बात बताई है आपने। मौजूदा सदी इस किस्म की दीवानगी की रोकथाम करने में नाकाम रही है। एक मिनट, कता कलामी की मुआफी चाहता हूँ, लेकिन ये कहानियां उन लोगों ने कही हैं जो पकड़े गए और जिन्हें मुख्तलिफ किस्म की अजियतें दी गईं। ठीक है, चुनाचे बुनियादी तौर पर इन पर एतबार नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन अक्सर लोगों ने ये एतराफात बगैर किसी दबाव के, यानी अपनी मर्जी से किए हैं। तो कौन होंगे वो लोग जिन्होंने अपने तौर पर यह एतराज़ात किए? दिमागी तौर पर परेशान लोग। हाँ, ये एक और काबिल एतबार जरिया है। खैर, किसी के मुतल्लिक यकीन से नहीं कहा जा सकता। आपने ऐसे आदमियों की कहानियां सुनी होंगी जो रात को भेड़िया बन जाती हैं। क्या ऐसा मुमकिन है? साइंस कहेगी नहीं, लेकिन उन आदमियों के मुतल्लिक साइंस या नफ्सियात क्या कहेगी जो ना सिर्फ अपने आप को भेड़िया यकीन करते, बल्कि भेड़िए की सी हरकतें करते भी हैं। खौफनाक, बहुत खौफनाक। एक आध मिसाल पेश कर सकते हैं आप? मिसाल के तौर पर विलियम या पीटर, या ऐसा ही कुछ नाम था उसका। 16वीं सदी में था वो, नस्लन जर्मन था। उसे यकीन था कि वो भेड़िया बन गया है। उसने शायद 20 या 30 नौउम्र बच्चों का खून पिया था। आपका मतलब है कि इसका उसने एतराफ़ किया? बिल्कुल, और मेरे ख्याल में उसका यह एतराफ़ गलत ना था। वो कैसे? जिस वक्त लोगों ने उसे पकड़ा तो उस वक्त वो बैठा अपनी 2 नौजवान बहुओं के भेजे खा रहा था। तौबा! पादरी और सुराग रसां अब उस मैदान में पहुंच गए थे जहां कारें पार की जाती थीं। दोनों खामोश थे। अपनी कार के करीब पहुंचकर किंडरमैन ने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा और तब उसने कारास की तरफ देखा तो फादर, वो बोला, अब मुझे किसको तलाश करना चाहिए? एक पागल को, कारास ने जवाब दिया, जो शायद नशावर गोलियों का आदी है। किंडरमैन ने उदासी से सर हिलाया। वो दरवाजा खोलकर कार में बैठ गया। आइए पहुंचा दूं आपको, वो बोला। जी नहीं शुक्रिया, मेरा मुकाम ज्यादा दूर नहीं। फिर भी बैठ जाइए। आप दूसरे पादरियों के सामने फख्र से कह सकती हैं कि आपने पुलिस की गाड़ी में सवारी की। कारास मुस्कुराया। वो कार में बैठ गया। कार चल पड़ी। कारास रास्ता बताता जा रहा था। कार प्रॉस्पेक्ट स्ट्रीट की तरफ जा रही थी, जहां पादरियों की रिहाइशगाह थी। उसी रिहाइशगाह में कारास को एक कमरा दिया गया था। फिल्में देखना पसंद है आपको? किंडरमैन ने पूछा। बहुत ज्यादा। लेस्टर देखी? पैसे कहाँ से लाऊं? मुझे तो पास मिलते हैं। बड़ी अच्छी बात है ये तो। हर फिल्म का पास मिलता है। मेरी बीवी थक जाती है और फिर नहीं आती फिल्मों में। अफसोस की बात है। और मुझे अकेले फिल्म देखना पसंद नहीं। कोई साथ हो तो आदमी फिल्म पर तबसरा भी करे, कुछ कहे कुछ सुने। चंद सानियों तक खामोशी का वक्फा रहा। फादर, आप मेरे साथ फिल्म देखना पसंद करेंगे? एक पैसे का खर्च नहीं, बिल्कुल मुफ्त पास मिलते हैं मुझे। कारास सर हिलाकर मुस्कुराया। शुक्रिया। कब? उसने कहा। मैं आपको फोन करूंगा। जरूर करूंगा। किंडरमैन खुश हो गया। गाड़ी पादरियों की रिहाइशगाह के सामने पहुंच गई। कारास ने दरवाजा खोलने के लिए हैंडल पर हाथ रख दिया। जरूर, मैं इंतजार करूंगा, वो बोला। मुझे वाकई अफसोस है कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सका। आपने बड़ी कारामद बातें बताई हैं। शुक्रिया। कारास ने बाहर निकलकर दरवाजा बंद किया, हाथ हिलाया और रिहाइशगाह की तरफ चल दिया। फादर, 1 मिनट। कारास रुक गया। कार की तरफ घूम गया। किंडरमैन कार में से बाहर निकल रहा था। भूल गया, एक बात तो भूल ही गया। उसने कारास के करीब पहुंचकर हाँफते हुए कहा, जहन से उतर ही गई थी ये बात। आप जानिए वो कार्ड जिस पर वो फाहिश और गंदी तहरीर पुरस्रार तरीके से टाइप हो गई है। मेरा मतलब वो कार्ड जो गिरजा में से मिला है। आपका मतलब कुर्बानगाह के कार्ड से है? जो भी कहते हो उसे, तो उसे तलफ कर दिया गया या?
मेरे पास है, मेरे कमरे में। मैं उस पर लातीनी जुबान चेक कर रहा हूँ। चाहिए आपको? हाँ, शायद कोई बात मालूम हो उससे, कोई सुराग। 1 मिनट, अभी लाया। कारास अपने कमरे में पहुंचा, जो निचली मंजिल में था। कार्ड उठाया, बाहर आया, किंडरमैन को दे दिया। उंगलियों के निशानात। किंडरमैन ने कार्ड हाथ में लेकर कहा, इनसे कोई सुराग? लेकिन नहीं। हाँ, याद आया, इस पर तो आपकी उंगलियों के निशानात होंगे। आप देख रहे थे इसे। वो कार्ड के शफाफ प्लास्टिक खोल पर हाथ फेर रहा था। आहा, ठहरिए, नुमाया हो रही हैं। और फिर उसने मायूसी से कारास की तरफ देखा। आपने तो फादर इसके अंदरूनी हिस्से से भी छेड़खानी की है। कारास ने मुस्कुराकर सर हिलाया। कोई बात नहीं, दूसरा कोई सुराग मिल जाएगा। हाँ, तो आपने मुतालिया किया इसका? आपकी राय? ये किसी शरीर ने दिल लगी नहीं की। मेरा ख्याल था ये किसी तालिब इल्म का काम होगा, लेकिन मेरा ख्याल शायद गलत है। जिसका भी ये काम है वो बुरी तरह से ज़हनी परेशानी में मुब्तला है। ये आप पहले भी कह चुकी हैं। और ये लातीनी जुबान, ये सिर्फ रवा ही नहीं लेफ्टिनेंट, बल्कि कारा सोचने लगा, बल्कि बड़ी माहिराना जुबान है, साफ, उम्दा और शायराना। जिसका भी ये काम है वो लातीनी में ही सोचता है। पादरी लोग सोचते हैं। अरे लेफ्टिनेंट, बराह करम मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, अपनी तालीम और मश्क के दौरान एक खास मुकाम पर पहुंच जाने के बाद कम से कम जुज़ोइयत और दूसरे फिरकों में चंद फलसफियाना दरसों की तालीम लातीनी में दी जाती है। क्यों? ख्यालात की हिम्मत और पुख्तगी के लिए ये कानून की तरह ही है। अच्छा। कारास एकदम से संजीदा हो गया। लेफ्टिनेंट, सच सच बताऊं कि मेरे ख्याल में ये काम किसका है? किंडरमैन अपना कान उसके मुंह के करीब ले आया। किसका? उसने आहिस्ता से पूछा। अखवानुल शयातीन का। जाकर पकड़िए उन्हें। कारास मुस्कुराया, हाथ हिलाकर खुदाफिज कहा और रिहाइशगाह की तरफ चल दिया। जब तक वो रिहाइशगाह में दाखिल ना हो गया तब तक किंडरमैन उसे देखता रहा। फिर वो कार में बैठ गया। ये पादरी समझ में नहीं आता, वो बुड़बुड़ाया। फिर एकदम ड्राइवर से कहा, हेडक्वार्टर चलो, और इतनी तेज भगाओ कि कभी नहीं भगाई। जल्दी। कार गरजी और जैसे दीवानी होकर भागी। दामियान कारास का नया कमरा सादा सा था। एक लोहे का पलंग, एक आराम कुर्सी, एक मेज और दीवारों में बनी हुई किताबों की अलमारियां। मेज पर उसकी मां की तस्वीर रखी हुई थी और पलंग के सरहाने दीवार में लकड़ी की स्लीब लगी हुई थी। ये छोटा सा कमरा कारास की दुनिया थी और इससे वो मुतमईन था। दुनियावी ऐशो आराम से वो बेपरवाह था। अलबत्ता सफाई और नफासत से उसे प्यार था। उसने गुस्ल किया, टी शर्ट और पतलून पहनी और पादरियों के ताम खाने की तरफ चल दिया। वहां पहुंचा तो देखा कि जर्दरो फादर डायर एक कोने में अकेला बैठा हुआ था। कारास सीधा उसके पास पहुंच गया। हेलो दामियान, डायर ने कहा। उसने पुरानी कमीज पहन रखी थी। कारास ने कुर्सी के पीछे खड़े होकर सर झुकाया और जल्दी जल्दी खाने के वक्त की दुआ पड़ी और खाने पर बैठकर अपने दोस्त डायर को हेलो कहा। क्या हाल है हमारे भटकू का? डायर ने पूछा। कौन है भटकू? मैं काम पर हूँ। 1 हफ्ते में 1 लेक्चर, ये काम हुआ? हाँ। उस 1 लेक्चर की अहमियत देखो, कारास ने कहा। खाने में क्या है? सूंघ कर बता नहीं सकते? उबला हुआ गोश्त और सब्जी। हाँ, इसकी अहमियत देखो। डायर ने संजीदगी से सर हिलाया। कारास ने नफी में सर हिलाकर दूध के जग की तरफ हाथ बढ़ाया। मैं तुम्हारी जगह होता तो दूध की तरफ हाथ न बढ़ाता। डायर ने टोस्ट पर मक्खन लगाते हुए कहा। बुलबुले नहीं देख रहे इसमें, बासी है। जरूरत है मुझे इसी की। कारास ने गिलास भरा। उसी वक्त कोई और आकर उनके साथ मेज पर बैठ गया। किताब पढ़ ली मैंने आखिरकार, आने वाले ने कहा। कारास ने नजरें उठाकर देखा और उसने मुस्तरिब मायूसी कुचल डालने वाला बोझ और अपने गोश्तो पोस्त पर जबरदस्त दबाव महसूस किया, क्योंकि ये नया आने वाला वही पादरी था जो उसके पास मशवरे को आया था, वही जो दोस्त न बना सकता था। अच्छा, तो क्या ख्याल है तुम्हारा इसके मुतल्लिक? कारास ने दूध का जग रख दिया। नौजवान पादरी आधे घंटे तक बोलता रहा। इसके बाद डायर ने लतीफे कहने शुरू किए और ताम खाने की छत कहकों से उड़ गई। कारास ने घड़ी में वक्त देखा। चल रहे हो मेरे साथ? उसने नौजवान पादरी से कहा। सड़क के उस तरफ जाकर गुरूब आफ्ताब का नजारा करेंगे। चुनाचे अब वो दोनों पत्थर के उस अमूदी जीने के, जो नीचे एम स्ट्रीट तक जाता था, माथे के जंगले पर कोहनियां टेके खड़े थे। गुरूब होते हुए सूरज की शुआओं ने उफ़्क़ के मगरिब में आग लगा दी थी और दरिया के पानी में सोना बिखर गया था और हवाओं में फरहत और ताजगी आ गई थी। नाकाम इश्क की तरह अब भी वो उस मंजर से खुदा को याद करता। खूबसूरत मंजर है, नौजवान पादरी ने कहा। हाँ, बहुत, कारास ने कहा। हर रात मैं यहाँ आने की कोशिश करता हूँ। यूनिवर्सिटी के घंटा घर ने गजर बजाया। 7 बजे थे। 7:23।
लेफ्टिनेंट किंडरमैन रंगों के कैफियाती मुआयने की रिपोर्ट पर गौर कर रहा था। वो रंग जो उसने रेगन के बनाए हुए परिंदे की चोंच पर से खुरचा था, और वो रंग जिससे गिरजा में मुकद्दस मरियम के मुजस्मे को रंगा गया, एक ही था। दोनों रंगों में कोई फर्क ना था। 8:47। शहर के शुमाल मशरकी हिस्से के झोपड़पट्टी इलाके की एक गंदी अफलासज़दा और चूहों से भरी हुई किराए की झोंपड़ी में से कार्ल बाहर आया। 3 इमारतें छोड़कर बस स्टॉप पर पहुंचा। 1-2 मिनट तक तन्हा खड़ा रहा, खामोश और जज्बात से आरी, और फिर वो बिजली के एक खंबे से लगकर बैठ गया और बच्चों की तरह हिचकियां ले लेकर रोने लगा। उस वक्त लेफ्टिनेंट किंडरमैन एक सिनेमा घर में बैठा फिल्म देख रहा था। 11 मई बुध के दिन वो लोग वापस घर आ गए। रेगन को बिस्तर पर लिटा दिया गया। उसके कमरे की खिड़की के कवाड़ बंद करके उनमें ताला डाल दिया और उसके कमरे और गुसल खाने के तमाम आईने हटा दिए। दौरों के दरमियान होशो सुकून का वक्फा कम से कम, और दौरों के दरमियान होश मुकम्मल तौर से रुखसत, ये एक नई बात है जो शदीद तरीन हिस्टीरिया में हो सकती है। लेकिन यहाँ मामला कुछ और नजर आता है। मुझे खौफ है कि डॉक्टर किलन उनके पास आ गया। वो उसे और शारविन को समझाने लगा कि दौरों के दरमियान रेगन को खुराक नाक के जरिए किस तरह दी जाए। उसने रेगन की नाक में रबड़ की नलकी दाखिल करके हलक तक उतार दी। देखिए, सबसे पहले क्रिस दिल पर जबर करके देखने लगी, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी बेटी का चेहरा देखना न चाहती थी। वह डॉक्टर किलन के अल्फाज सुनने और याद रखने की और अस्पताल में जो अल्फाज कहे गए थे उन्हें ज़हन से निकाल देने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अस्पताल में जो बातें कही गई थीं वो लफज ब लफज उसके लाशऊर में तस्बीह के दानों की तरह गिर रही थीं। मिसेस मैकेनल, आपने यहाँ लिखा है कोई मजहब नहीं, तो क्या ये सच है? तो क्या वाकई किसी भी किस्म की मजहबी तालीम नहीं दी गई? सिर्फ खुदा बोल देते हैं, आदतन कहिए। क्यों? अव्वल तो ये कि आपकी बेटी की बकवास जब वो समझ में आती है अमूमन मजहबी अलामतों या उन शख्सियतों के मुतल्लिक होती है जिनका ताल्लुक मजहब से है। अगर आपकी बेटी मजहब से वाकिफ नहीं तो फिर ये बातें उसने कहाँ से सीखी? मसलन यही मसीह, मरियम और ईशा। डॉक्टर किलन रबड़ की नाली रेगन के मैदे में उतार चुका था। पहले आप ये देख लें कि खुराक फेफड़ों में तो नहीं जा रही। ये मालूम करने का तरीका ये है। इस किस्म की बीमारी दौरे कदीम में आम थी। सच तो यह है कि हम इसके मुतल्लिक को कुछ ज्यादा नहीं जानते, सिवाय इसके कि यह किसी किस्म के इख्तलाफ या एहसास जुर्म से शुरू होती है। और इस मर्ज की इंतहा ये होती है कि मरीज समझने लगता है कि उसके जिस्म में किसी चीज ने हलौल करके उसे अपने कब्जे में कर लिया है। मसलन कोई रूह, भूत, प्रेत, आसेब या खुद शैतान। पुराने जमाने में जब तोहम परस्ती आम थी तो इंसान के जिस्म में हलौल करने वाला कोई आसेब होता था। हमारे जमाने में यह किसी मरने वाले की भटकी हुई रूह होती है, अमूमन उसकी रूह जिससे मरीज का कोई ताल्लुक या रिश्ता रहा हो। इस हालत में मरीज उसी मरने वाले की नकल करता है, हरकतों में भी और आवाज में भी, लेकिन गैर शऊरी तौर पर। हत्ता कि अक्सर औकात मरीज के चेहरे के नकूश भी तब्दील हो जाते हैं। वो डॉक्टर किलन चला गया। क्रिस ने अपने एजेंट को फोन किया और सरासर बेजान आवाज में बताया कि वो इस फिल्म को डायरेक्ट नहीं कर रही जिसकी स्क्रिप्ट उसने क्रिस को भिजवाई थी। इसके बाद उसने मैरी जो पैनन को फोन किया जो घर पर ना थी। क्रिस ने फोन रख दिया। क्रिस बेहद परेशान और हर तरफ से मायूस थी। उसे मदद की जरूरत थी। उसे मदद हासिल करना थी। एक जहां किसी के जिस्म में किसी मरने वाले की रूह हलौल कर गई हो तो उससे निपटना आसान है, क्योंकि इस तरह के केसों में कोई उलझाव नहीं होते और ना ही मरीजों में जोशो गुस्सा होता है। अलबत्ता दूसरी किस्म के केसों में जहां आसेब, जिन और शैतान के हलौल करने का सवाल होता है, मरीज को काबू में करना तकरीबन नामुमकिन होता है। इस किस्म के केस में मरीज निचला नहीं बैठता, वो मस्ती और शरारत करता है, तोड़ फोड़ करता है, खुद अपने आप और दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। उसका पहला और आखिरी मकसद यही होता है, यानी नुकसान पहुंचाना और बाज़ औक़ात जान लेना, कत्ल करना। आहनी पट्टियों की एक जोड़ी घर में लाई गई। परेशान हाल, उदास और मायूस क्रिस खामोश खड़ी देखती रही। कार्ल ने ये पट्टियां रेगन के पलंग से और खुद रेगन की कलाई से बांध दी, और जब क्रिस आगे बढ़कर रेगन के सर के नीचे तकिया खिसकाकर उसे ठीक कर रही थी तो कार्ल सीधा खड़ा हो चुका था। बिटिया अच्छी तो हो जाएगी ना? उसने रेगन के बिगड़े हुए चेहरे के नकूश की तरफ देखकर पूछा। वो परेशान मालूम होता था। क्रिस ने कोई जवाब ना दिया, वो जवाब दे ही ना सकी। रेगन के सर के नीचे तकिया ठीक करते वक्त तकिए के नीचे से एक चीज उसके हाथ में आ गई। ये सलीब यहाँ रिक के तकिए के नीचे किसने रखी? उसने सख्ती से पूछा। यह अंदरूनी वजूद या मौजूद दरअसल इजहार होता है किसी उलझन या जुर्म या गुनाह का। चुनाचे हम इस तक पहुंचने और मालूम करने की कोशिश करते हैं कि यह उलझन या जुर्म या गुनाह क्या है जिसका इजहार मरीज इस तरह कर रहा है
ये मालूम करने का कामयाब तरीका है कि मरीज पर नॉम तवज्जो करके उससे सब कुछ उगलवा लेना। ये तरीका हमने आपकी बेटी पर आजमाया, लेकिन इसका नतीजा सिफर रहा। चुनाचे हमने इसे ख्वाब आवर इंजेक्शन दिया, लेकिन मुझे इतराफ है कि उसका भी कोई असर ना हुआ। तो अब क्या किया जाए? क्रिस ने पूछा। अब तो हमें वक्त दरकार है, वक्त और इंतजार। हमें सिर्फ कोशिश करनी है और तब्दीली की उम्मीद रखनी है। इस अरसे में इसे अस्पताल में रखना पड़ेगा। क्रिस शारविन को तलाश करती हुई बावर्ची खाने में पहुंची। शारविन वहीं थी। वह मेज पर टाइपराइटर रख रही थी। वो उसे अभी अभी तहखाने से उठा कर लाई। विली एक तरफ खड़ी गाजरें काट रही थी। शारविन, तकिए के नीचे स्लीव तुमने रखी थी? क्रिस ने कांपती हुई आवाज में कहा। क्या मतलब? शारविन ने आंखें फाड़ दी। तो तुमने नहीं रखी? मैं तो ये भी नहीं जानती कि तुम क्या कह रही हो। देखो क्रिस, मैं कह चुकी हूँ कि मजहब के मुतल्लिक मैंने रेगन से कुछ नहीं कहा, सिवाय इसके कि खुदा ने दुनिया बनाई और ये कि वही पालनहार है और ऐसी चंद बातें। ठीक है, मैं तुम्हें झूठी नहीं समझती शारविन, लेकिन मैंने नहीं रखी। विली ने खुद ही अपनी सफाई पेश कर दी। किसी ने तो रखी है सूरो। वो एकदम से फट पड़ी और फिर कार्ल ने बावर्ची खाने में आकर रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोला तो वो उसकी तरफ घूम गई। मैं तुमसे फिर पूछती हूँ। उसकी आवाज चीख की हद तक बुलंद हो गई। रिक के तकिए के नीचे ये स्लीप तुमने रखी थी? नहीं मादाम, कार्ल ने बड़े सुकून से जवाब दिया। वो तौलिए में बर्फ के टुकड़े रख रहा था। मैंने कोई सलीब वलीब नहीं रखी। तो ये सलीब अपने आप चलकर तो वहां नहीं पहुंच गई? लानतियों, तुम में से एक ना एक जरूर झूठ बोल रहा है। अब वो दीवानों की तरह चीख रही थी। अब बताओ, किसने ये मनहूस चीज रखी थी वहां? किसने? वो एकदम से कुर्सी में ढह गई और अपने कांपते हाथों से सर पकड़कर हिचकियां लेने लगी। मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानती कि मैं क्या कर रही हूँ। वो बेतहाशा रो रही थी। खुदाया, मैं अपने आप में नहीं रही। विल्ली और कार्ल खामोश खड़े देखते रहे। शारविन उसके करीब पहुंची और तसल्ली आमेज अंदाज में उसकी गर्दन सहलाने लगी। सबर से काम लो क्रिस, सब ठीक हो जाएगा, वो बोली। क्रिस ने आंसू पहुंच लिए। ठीक है, जिसने भी ये काम किया है, उसने कहा। उसने हमदर्दी में किया है, मदद करने की गर्ज से किया है। देखिए, मैं बार बार आपसे कह चुकी हूँ और अब फिर कह रही हूँ कि मैं अपनी बेटी को पागल खाने में नहीं रखूंगी। लेकिन मिसेज मैकेनल, आप कुछ भी कहें, मैं अपनी बेटी को अपनी नजर से दूर ना होने दूंगी। मुझे अफसोस है। और कर भी क्या सकती हैं आप? 88 डॉक्टर हैं आपके अस्पताल में, सबने उसे देखा। 88 डॉक्टर, और कोई कुछ न कर सका सिवाय बकवास के। क्रिस ने सिगरेट सुलगाई, चंद कश लेकर फेंक दी और उठकर ऊपर पहुंची, रेगन की हालत मालूम करने की गर्ज से। उसने दरवाजा खोला। रेगन के कमरे में नीम तारीकी थी और रेगन के पलंग के करीब ऊंची पुश्त वाली कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था। कार्ल क्या कर रहा था वो? क्रिस ने सोचा। क्रिस कमरे में दाखिल होकर आगे बढ़ी, तब भी उसने सर उठाकर उसकी तरफ ना देखा। वो बदस्तूर रेगन के चेहरे पर निगाहें गाड़े रहा। उसने अपना एक हाथ लंबा कर रखा था और इससे वो रेगन के चेहरे को छू रहा था। क्या था उसके हाथ में? पलंग के करीब पहुंचकर क्रिस ने देखा कि कार्ल के हाथ में क्या था। तौलिया जिसमें बर्फ के टुकड़े थे, जो उसने बावर्ची खाने के फ्रीजर में से निकाले थे। कार्ल रेगन के माथे पर बर्फ रख रहा था। क्रिस बेहद मुतासिर हुई। वो हैरत से खामोश खड़ी देखती रही, लेकिन जब कार्ल ने उसकी तरफ ना देखा तो वो कमरे से बाहर आ गई। वो बावर्ची खाने में वापस आई, काली कॉफी पी, सिगरेट सुलगाई, गुम बैठी सिगरेट फूंकती रही। फिर एक ख्याल आया, उठी और मुतालिया गाह की तरफ चल दी। शायद, हो सकता है, अब आप बजिद हैं कि अपनी बेटी को पागल खाने में कभी ना दाखिल करेंगी, तो मैं एक और मशवरा दे सकता हूँ। ये एक आमियाना सी चीज है जिसका साइंस और इलाज से कोई ताल्लुक नहीं। हम डॉक्टरों को तो इन बातों में यकीन ना करना चाहिए, ताहम सुनते हैं कि इस तरकीब से मरीज अच्छा हो जाता है। उसके अंदर जो वजूद या असेब या शैतान या जो कुछ भी होता है वो निकल जाता है। बताइए, खुदा के लिए जल्द बताइए, आपने कभी भूत निकालने के मुतल्लिक कुछ सुना है मिसेज मैकेनल? आपने सुना है कि चंद मजहबी रहनुमा या पीर या फकीर ऐसे भी होते हैं जो अमलियात के जरिए मरीज का भूत निकाल देते हैं? मुतालिया गाह की अलमारियों में जो किताबें रखी हुई थी वो दरअसल कमरे की सजावट का एक हिस्सा थी और क्रिस उनसे वाकिफ ना थी। अब वो इन किताबों के नाम देखने लगी। वो रस्म अब नहीं की जाती जिसके जरिए यहूदियों के रब्बी और दूसरे मजाहिब के महंत और काहिन इंसान के जिस्म में से बदरू को निकालने की कोशिश करते हैं। अलबत्ता कैथोलिक ईसाइयों ने अब तक इस रस्म को तर्क नहीं किया, अलबत्ता उन्होंने इसको बहुत हद तक महदूद कर दिया है। और वो ये भूत निकालने का अमल उसी वक्त करते हैं जब उन्हें यकीन हो जाए कि मरीज के जिस्म में वाकई किसी आसेब, भूत, बदरू या खुद शैतान ने हलौल किया है। और मुझे एतराफ़ है कि ये भूत निकालने वाले अक्सर व बेशतर मरीज को अच्छा कर देते हैं। तो आपका मशवरा ये है कि मैं अपनी बेटी को किसी विच डॉक्टर के पास ले जाऊं? जी हाँ, मैं यही मशवरा दे रहा हूँ। हर तरफ से मायूस रहने के बाद यही एक जरिया बाकी रह गया है।
हम डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते। चुनाचे अब आप इसे किसी पादरी के पास ले जा सकती हैं। मैं जानता हूं कि मेरा ये मशवरा खौफनाक है और ये काम खतरनाक। उम्मीद है हमें यकीनी तौर पर यह मालूम हो जाए कि आपकी बेटी जिस्म में किसी गैर अर्जी कुव्वत के हलौल करने के मुतल्लिक जानती है और खसूसन भूत निकालने के अमल से कतई नावाकिफ नहीं है। मिसेस मैकैनल, ये बताइए कि उसकी ये हालत हो जाने से पहले उसने पढ़ा हो किताबों में इसके मुतल्लिक? नहीं। ऐसी कोई फिल्म देखी है? नहीं। टेलीविजन पर? नहीं। एंजल पढ़ी हो कभी? नया अहदनामा? नहीं। क्यों? नए अहदनामे में ऐसे बहुत से वाकयात मज़कूर हैं कि इंसानों में बदरूहों ने हलौल किया है और मसीह ने उन बदरूहों को भगाकर उन इंसानों को चंगा किया है। रेगन के मर्ज की तमाम अलामतें वैसी ही हैं जैसी कि उनकी होती हैं जिन पर भूत या शैतान आता है। अगर आप देखिए डॉक्टर साहब, ये सब बकवास है। बहरहाल इस हमदर्दी का शुक्रिया। मैं रेगन के बाप को सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि मैंने रेगन को डॉक्टरों की पूरी फौज क्रिस की शहादत की उंगली एक से दूसरी किताब की जिल्द पर फुदक रही थी। इन किताबों में कोई इंजील, कोई नया अहदनामा ना था। और ठहरो, उसकी उंगली सबसे निचले खाने की किताबों में से एक किताब पर ठहर गई। ये सिहर और जादू के मुतल्लिक वो किताब थी जो मैरी जो पैरन ने इसे भिजवाई थी। क्रिस ने किताब निकाल ली, जिल्द खोली और फहरिस्त देखने लगी। हाँ, ये एक बाब के उन्वान पर उसकी निगाहें ठहर गईं। बाब का उन्वान नब्ज की तरह धड़क रहा था। भूत प्रेत के हलौल करने की हालतें और इकसाम। हो सकता है, शायद हो सकता है। क्रिस ने किताब और अपनी आंखें भी बंद कर ली थी। उसने आंखें खोली और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बावर्ची खाने में पहुंची। शारविन टाइप कर रही थी। क्रिस ने किताब उसकी आंखों के सामने कर दी। ये किताब पढ़ी तुमने शारविन? शारविन टाइप करती रही। उसने नजरें न उठाई। कौन सी किताब? उसने पूछा। ये जो सिहर और जादू के मुतल्लिक है? नहीं। इसे मुतालिया गाह में तुम रखाई थी? नहीं, मैंने तो इसे छुआ भी नहीं। बिल्ली कहाँ है? बाजार गई है। क्रिस ने सर हिलाया, कुछ सोचा। ऊपर रेगन के कमरे में पहुंची। उसने किताब कार्ल को दिखाई। ये किताब तुम रखे थे मुतालिया गाह की अलमारी में? नहीं मादाम, शायद विली ने रखी हो। वो बुड़बुड़ाई। वो किताब की तरफ देख रही थी। क्या साथ की हल्की हल्की लहरें उसके दिमाग में उठ रही थीं। क्या बेरिंगर अस्पताल के डॉक्टरों का कहना सच है? क्या ऐसा हो सकता है? रेगन ने अपनी यह हालत उस किताब के सफ़ात से अखज़ की है। क्या उसे रेगन के मर्ज की अलामतें इस किताब में मिल जाएंगी? कोई खास बात जो रेगन कर रही है? क्रिस मेज पर बैठ गई, भूत प्रेत के हलौल की अलामतों का बाब खोला और पढ़ने लगी, तलाश करने लगी। दौरे तारीख से इंसान भूत प्रेत के वजूद में यकीन रखता आया है और उसी जमाने से भूत प्रेत और शयातीन उसके जिस्म में हलौल करते आए हैं। जिनमें ये अजीबोगरीब वजूद हलौल कर जाते हैं, वो समझते बल्कि यकीन कर लेती हैं कि इस वजूद ने उनके जिस्म और दिलो दिमाग को अपने कब्जे में कर लिया है या किसी मरे हुए की रूह उन पर हावी हो गई है। तारीख का कोई दौर और कुर्रे अर्ज का कोई गोशा ऐसा नहीं जहां इंसान पर भूत प्रेत रूह या शैतान हावी ना होता हो। हर दौर में और हर मुल्क, हर शहर में इंसानों की हालत देखी गई है और ऐसे इंसानों को समझने और उन्हें तंदुरुस्त करने से साइंस, इल्म नफ्सियात और इल्म तिब भी आजिज रहा है। नहीं, ये तो कोई बात ना हुई, क्रिस ने सोचा। डॉक्टरों की राय कुछ और थी। अक्सर लोगों में अक्सर औकात ऐसी जबरदस्त तब्दीली हो जाती है कि उनके अजीज यकीनी तौर पर महसूस करते हैं कि उनका साबका किसी दूसरी शख्सियत से पड़ा है। उस शख्स की जो किसी गैर अर्जी वजूद के कब्जे में हो। न सिर्फ आवाज, तौर तरीके, चेहरे के नकूश और फितरत तब्दील हो जाती है, बल्कि खुद वो आदमी अपने आप को अपने असल वजूद से अलग एक दूसरा और मुख्तलिफ वजूद समझने लगता है। और उस दूसरे वजूद का एक नाम भी होता है, चाहे किसी गुजरे हुए इंसान का या फिर किसी भूत या प्रेत का। और इसकी एक अलग तारीख, अलग जिंदगी होती है। अलामतें, अलामतें कहाँ हैं? क्रिस झुंझला रही थी। माले आर्शी प्लागर में, जहाँ किसी पर आसेब आने के वाकयात आज भी रोज का मामूल बन गए हैं। किसी मरे हुए की काबिज रूह उस शख्स की जिस पर वो काबिज हो आवाज और लहजा और इशारे और आदातो तवार तक तब्दील कर देती है। यहाँ तक कि उस शख्स के रिश्तेदार मरे हुए को उस जिंदा आदमी में देखकर रो पड़ते हैं। अलबत्ता अगर आसेब ने किसी पर कब्जा किया हो तो वह मकबूजा हस्ती या एक ऐसी जुबान बोलती है जिससे यह हस्ती कभी वाकिफ ना थी। कहते हैं कि ये समझ में ना आने वाली जुबान खुद वो आसेब बोलता है जो इस हस्ती में हलौल कर गया हो। हाँ, ये कोई बात हुई। रेगन भी तो किसी ऐसी जुबान में बकवास करती है। क्रिस आगे बढ़ने लगी। आसेब ज़दा हस्ती अनजाने में दूसरी हरकतें करती है और कर सकती है, मसलन हाथ तक लगाए बगैर, जिस्मानी कुव्वत इस्तेमाल किए बगैर वजनी चीज़ों को उनकी जगह से खिसका देना। अटारी में वो खटखट की आवाज़ें, रेगन के बिस्तर की थरथरी,
किसी रूह के हलौल करने में दूसरी हस्ती से नाकाबिल यकीन बातों का ज़हूर होता है। मसलन ओस्तारिश ने एक राहिब का वाकया लिखा है, जिसके जिस्म में रूह हलौल कर गई तो वो एक जबरदस्त और अजीम रक्कास बन गया। हालांकि पहले कभी उसने अपनी सारी उम्र में रक्स के नाम एक कदम तक न उठाया था। क्रिस ने आगे बढ़ा। एक और वाकया वायका अजूबा के नाम से मशहूर है। वायका की एक 10 साल लड़की अलियानूस एकदम से तब्दील होकर मैरी रॉफ बन गई, जिसका इंतकाल 12 बरस पहले एक पागल खाने में हुआ था। क्रिस ने दरवाजे पर घंटी की आवाज न सुनी, शारविन को टाइपराइटर पर से उठकर दरवाजे की तरफ जाते भी ना देखा और ना सुना। आसेब, भूत प्रेत या शैतान के काबिज होने की बुनियाद इब्तदाई ईसाई दौर में बताई जाती है, लेकिन हकीकत यह है कि काबिज होने और आसेब वगैरह को निकालने के वाकयात कबल अज़ मसीह से भी मिलते हैं। मिस्र कदीम के लोग और बाबलो नैनवा के लोगों का भी यह तकाद था कि जिस्मानी और रूहानी अमराज इसलिए होती हैं कि इफरीत मरीज पर काबू होता है। मिस्र कदीम में महंत भूत को इस मंत्र से निकाला करते थे, वो जो जुल्मतों से आया है चला जा यहाँ से, जिसकी नाक पीछे की तरफ है, जिसका चेहरा उल्टा है। क्या तू इस बच्चे को चूमने आया है? लेकिन मैं तुझे ऐसा न करने दूंगा। क्रिस वो मुताले में मुनहमिक रही। शारविन, इस वक्त मैं बेहद मसरूफ हूँ। शोबाए कत्ल का सुराग रसा आया है, मिलना चाहता है तुमसे। शारविन, उससे कह दो कि वो एकदम से खामोश हो गई। नहीं, ठहरो। क्रिस के माथे पर गौर की सिलवटें उभर आईं। उससे आने को कहो, आने दो उसे। कदमों की चाप की आवाज, इंतजार की आवाज। काहे का इंतजार है मुझे? क्रिस ने सोचा। वो आस लगाए बैठी रही, समझ में ना आने वाली आस, जैसे तिनके का सहारा, जैसे वो ख्वाब जिसकी कोई ताबीर ना हो। वो शारविन के साथ आया, हाथ में तुड़ी मुड़ी हैट लिए, हाँपता हुआ। मुझे अफसोस है, आप मसरूफ हैं और मैं आपको तंग कर रहा हूँ। तो कैसी है दुनिया? खराब, बहुत खराब। आपकी साहिबजादी कैसी हैं? कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे अफसोस है। अब किंडरमैन मेज के करीब आ गया। पपोटे फिक्र और सोच में झुक गए। सुनिए, मैं परेशान न करूंगा। आपको बेटी की परेशानी क्या कम है? तशरीफ रखिए। क्रिस ने उसकी बात काट दी। शुक्रिया। उसने इत्मीनान का सांस लिया और कुर्सी पर बैठ गया। हाँ, तो आप क्या कह रहे थे? क्रिस ने पूछा। मेरी बेटी, खैर जाने दीजिए। उसने मौजू झटक दिया। आप मसरूफ हैं, मैं शुरू हो जाता हूँ। मैं अपनी जिंदगी की दास्तान सुनाऊंगा। आप फिल्म बना सकती हैं उस पर। बड़ी अजीबोगरीब, हैरत अंगेज, बल्कि नाकाबिल यकीन दास्तान है। मेरे दीवाने खानदान में जो कुछ होता है उससे आप अगर वाकिफ होती तो मेरी तरह। खैर, आप मसरूफ हैं। एक वाकया कहता हूँ, सिर्फ एक। मेरी माँ हर जुमा के दिन हमें मछली खिलाती थी, लेकिन ये मछली हमें बड़ी महंगी पड़ती। पूरे हफ्ते में नहाने की इजाजत न थी, क्योंकि सनीचर से जुमेरात तक ये मछली नहाने के टब में तैरा करती थी। क्योंकि बकौल मेरी माँ के इस तरह मछली का जहर खत्म हो जाता है। क्योंकि खैर, बहुत हुआ। उसने एक लंबा सांस लिया। कभी कभी हंसने के लिए, रोने से दूर रहने के लिए ऐसी बातें अच्छी लगती हैं। क्रिस उसकी तरफ देखती रही, मुंतजिर रही। मुतालिया कर रही हैं आप? वो सीहर की किताब की तरफ देखने लगा। फिल्म बना रही हैं इस पर? सिर्फ मुतालिया कर रही हूँ। अच्छी है, अभी अभी शुरू की है। सीहर और जादू। किंडरमैन ने किताब का नाम पढ़ा। कैसे आना हुआ? हाँ हाँ, भूला। आप मसरूफ हैं। सिर्फ चंद मिनट, फिर खत्म। जैसा कि मैंने कहा कि आपको परेशान न करूंगा। किंडरमैन एकदम से संजीदा हो गया। वो मिस्टर बर्के डैनिंग, मिसेज मैकेनल। हाँ, क्या है? लानत है। शारविन ने टाइपराइटर में से कागज घसीटकर और उसका गोला बनाकर फेंक दिया। एकदम से उसे एहसास हुआ कि वो किंडरमैन और क्रिस की गुफ्तगू में मखल हुई थी। चुनाचे उसने जल्दी से कहा, ओ, मुआफी चाहती हूँ। क्रिस और किंडरमैन उसकी तरफ देख रहे थे। आप ही हैं मिस फॉन्स्टर? किंडरमैन ने पूछा। स्पेंसर, शारविन ने कहा और खत लेने की घर से उठने के लिए कुर्सी पीछे खिसकाई। कोई बात नहीं। किंडरमैन ने अपने पैरों के करीब पड़ा हुआ कागज का गोला उठा लिया। शुक्रिया, शारविन बोली। कोई बात नहीं। तो आप सेक्रेटरी हैं? शारविन, ये हैं किंडरमैन। सुराग रसाने उसे याद दिलाया। विलियम किंडरमैन। बिल्कुल, ये हैं शारविन स्पेंसर। मुसर्रत हुई, किंडरमैन ने कहा। शारविन टाइपराइटर पर दोनों हाथ रखे उसकी तरफ देख रही थी। शायद आप कुछ मदद कर सकती हैं। हाँ, तो मिस्टर बर्के के इंतकाल की रात को आप उन्हें घर में अकेला छोड़कर दवाओं की दुकान पर गई थी, ठीक है? नहीं, रेगन थी यहाँ। रेगन मेरी बेटी का नाम है। किंडरमैन ने सवालों का सिलसिला जारी रखा। मिस्टर बर्के मिसेज मैकेनल से मिलने आए थे, ठीक है? जी हाँ। मरहूम को पता था कि मिसेज मैकेनल जल्दी वापस आ रही हैं? ये मैंने उनसे कहा था। बहुत अच्छा। और आपको याद है आप ठीक कितने बजे यहाँ से गईं? मैं टेलीविजन पर खबरें देख रही थी। चुनाचे उस वक्त। नहीं, ठहरिए। मुझे याद है कि मैं परेशान थी, क्योंकि दवा की दुकान वाले ने कहा था फोन पर के दवाएं घर घर पहुंचाने वाला लड़का घर जा चुका है।
उस वक्त 6:30 बजे थे। एक आध मिनट कम ज्यादा हो तो कह नहीं सकती। और उसके 10 या शायद 20 मिनट बाद बरके आ गया। चुनाचे हम समझ लेते हैं कि मरहूम 6:45 पर यहाँ थे। क्या है ये सब? क्रिस ने पूछा। उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। मिसेस मैकैनल, एक सवाल पैदा होता है। किंडरमैन ने गर्दन घुमाकर क्रिस की तरफ देखा। यहाँ बरके का 6:45 बजे आना और सिर्फ 10 मिनट बाद ही चले जाना। भाई वो बरके था, क्रिस ने कहा। आदत? कैसी आदत? एम स्ट्रीट के बारों की मुलाकात लेना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके मुताल्लिक मैं तहकीकात कर चुका हूँ और टैक्सी में कहीं आने जाने की भी उनकी आदत ना थी। जब वो यहाँ से गए तो क्या उन्होंने टैक्सी ना बुलवाई होगी? वो टैक्सी में ही जाते थे। तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि वो पत्थर के जीने के माथे पर पैदल चलते हुए कैसे आ गए। सवाल पैदा होता है कि टैक्सी कंपनियों के रिकॉर्ड में ऐसा इंदराज क्यों नहीं है जो ये साबित करे कि इस घर से टैक्सी बुलवाने के लिए फ़ोन किया गया था, यानी उस रात को, सिवाय उस एक फ़ोन के जिसकी रॉ से मिस स्पेंसर को लेने के लिए ठीक 6:45 बजे एक टैक्सी यहाँ आ गई। ये मैं कुछ नहीं जानती। क्रिस की आवाज़ घबराहट से टूट रही थी। तो आपको सब कुछ मालूम है? हवास बाख्ता शार्विन ने किंडरमैन की तरफ देखा। जी हाँ, चुनाचे अब मामला अहम और संगीन हो गया है। क्रिस की सांस रुकने लगी। उसने घूरकर सुराग रसां की तरफ देखा। किस तौर से? क्रिस की आवाज हलक में फंसकर बारीक हो गई। दोनों हाथ मेज पर रखकर वो आगे की तरफ झुक गया। कागज का गोला उसके हाथों के दरमियान था। डॉक्टर की रिपोर्ट। मिसेस मैकैनल बता रही है कि उसकी मौत हो सकता है कि हादसे से हुई हो। आप कहना ये चाहते हैं कि उसे कत्ल किया गया है? क्रिस चौंकी। मिस्टर बर्के के सर की हालत और गर्दन के चंद खास पट्टों और रगों का टूट जाना। मेरे खुदा, क्रिस के मुंह से निकला। जानता हूँ, बहुत तकलीफ दे बात है ये। मुआफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हम तफसीलात छोड़े देते हैं। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि मिस्टर बर्के जीने पर गिरने से पहले किसी और बुलंदी पर से, मसलन 30-40 फुट की बुलंदी पर से गिरे हों और उसके बाद ही उन्होंने पत्थर की सीढ़ियों पर लुढ़कना शुरू किया हो। ये साफ इम्कान है। साफ लफ्जों में यूं के, पहले मैं एक सवाल पूछता हूँ। वो अब शार्विन की तरफ घूम गया। आप यहाँ से गई हैं तो मिस्टर बर्के यहीं थे बच्ची के साथ? नहीं, वो यहाँ थे मुतालिया गाह में, अपने लिए जाम भर रहे थे। आपकी साहिबजादी को शायद याद हो। किंडरमैन क्रिस की तरफ घूम गया कि मिस्टर बर्के उसके कमरे में उस रात आए थे या नहीं। रेगन कभी अकेली रही है बर्के के साथ? ये मतलब है इसका? ये आप क्यों पूछ रही हैं? आपकी साहिबजादी को याद होगा। नहीं, मैं पहले बता चुकी हूँ आपको कि उसे ख्वाब आवर इंजेक्शन दिया गया था। हाँ हाँ, बताया था आपने। ठीक है, याद आया। लेकिन शायद वो जाग रही हो। नामुमकिन। पिछली दफा जब मैं आपके पास आया था तो उस वक्त भी उसे ख्वाब आवर दवा दी गई थी। हाँ, क्यों? मेरा ख्याल है कि मैंने उसे खिड़की में देखा था उस दिन। गलत फहमी हुई है आपको। उसने शाने उचकाए। हाँ, हो सकता है। यकीन से कुछ भी कहना मुमकिन नहीं। आप ये सब बातें क्यों पूछ रही हैं? एक इम्कान यह है कि मरहूम नशे में हों और आपकी बेटी के कमरे की खिड़की में से बाहर सीढ़ियों पर गिरे हों। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्रिस ने नफी में सर हिलाया। अव्वल तो इसलिए कि रेगन की खिड़की हमेशा बंद रहती है, और दोम ये कि बर्के हमेशा पिए रहता था लेकिन कभी धुत नहीं हुआ। सच है ना शार्विन? हाँ, बर्के नशे में बेहद कामयाब डायरेक्शन करता था। अब ये कैसे हो सकता है कि वो लड़खड़ाए और खिड़की में से बाहर जा पड़े? उस रात कोई और आने वाला था आपसे मिलने? नहीं। ऐसे दोस्त हैं आपके जो इतला के बगैर और जब चाहें यहाँ आ जाएं? नहीं, सिर्फ बर्के, क्रिस ने जवाब दिया। क्यों? सुराग रसा ने सर झुकाकर हिलाया। अजीब मामला है। बेहद उलझा हुआ। फिर उसने सर उठाकर क्रिस की तरफ देखा। बेहद उलझा हुआ। मरहूम आपसे मिलने आता है, सिर्फ 20 मिनट ठहरता है आपसे मिले बगैर, और एक बीमार बच्ची को अकेला छोड़कर चला जाता है। और मिसेस मैकैनल, बकौल आपके, ये मुमकिन नहीं कि वो खिड़की में से बाहर गिर जाए। इसके अलावा इस तरह से गिरने से उसकी गर्दन की वो हालत नहीं हो सकती जो हुई। हजारों में एक वाकया शायद ऐसा ही हो तो हो। उसने सिहर की किताब की तरफ सर से इशारा किया। इस किताब में आपने शैतानी रस्म के कत्ल के मुतल्लिक पढ़ा? क्रिस की रीढ़ की हड्डी में ठंडक की लहर दौड़ गई। उसने नफी में सर हिलाया। शायद इस किताब में ना हो, वो बोला। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप इस मामले की अहमियत को समझकर इस पर संजीदगी से गौर करें। मिस्टर बर्के की गर्दन पूरी तरह से घुमा दी गई थी। उसका चेहरा पुश्त की तरफ हो गया, और जिस पर आसेब या शैतान आया हो वो इसी तरह जान लेता है। ये शैतानी रस्म का कत्ल है मिसेस मैकैनल। क्रिस का रंग उड़ गया। किसी पागल ने बर्के डैनिंग की जान ली है। किंडरमैन ने क्रिस की तरफ गौर से देखते हुए सिलसिला कलाम जारी रखा। पहले ये बात मैंने आपको इस ख्याल से ना बताई थी कि आपके दिल को धक्का पहुंचेगा। इसके अलावा ये एक हादसा भी हो सकता है। अब आपके सामने अपनी राय जाहिर कर रहा हूँ। मुझे शक है कि उसे एक जबरदस्त कुव्वत के आदमी ने मारा है। दूसरी बात, उसकी खोपड़ी की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। चुनाचे मालूम हुआ कि पहले उसे मारा गया गर्दन मरोड़कर,
और फिर उसे आपकी बेटी के कमरे की खिड़की में से बाहर फेंक दिया गया। लेकिन यहाँ कोई और ना था सिवाय आपकी बेटी के। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? सिर्फ एक इम्कान है, मिस स्पेंसर के जाने के बाद और आपके आने से पहले यहाँ कोई आया हो। नहीं हो सकता ऐसा। चुनाचे एक बार फिर मैं आपसे पूछता हूँ, कौन आया होगा? मेरे खुदा, 1 मिनट, क्रिस ने तकरीबन सरगोशी में कहा। उसके दिल को जो धक्का लगा था उससे वो अब तक संभल ना सकी थी। बड़ी गमनाक बात है और हो सकता है मेरा अंदाजा गलत हो, लेकिन आप सोचिए, याद कीजिए, कौन कौन आया होगा? क्रिस से सर झुकाए सोच रही थी। उसने सर उठाकर किंडरमैन की तरफ देखा। नहीं, कोई नहीं, वो बोली। तो आप बता सकती हैं मिस स्पेंसर? किंडरमैन शारविन की तरफ घूम गया। आपसे मिलने कोई आता है यहाँ? नहीं, कोई नहीं, शारविन ने जवाब दिया। क्रिस से शारविन की तरफ घूम गई। घुड़सवार जानता है कि तुम कहाँ काम करती हो? उसने पूछा। घुड़सवार? किंडरमैन ने भवें उचकाई। शारविन का बॉयफ्रेंड, क्रिस ने बताया। नहीं, वो यहाँ कभी नहीं आया, शारविन ने कहा। इसके अलावा वो उस रात बॉस्टन में था, कॉन्फ्रेंस वगैरह थी कुछ। सेल्समैन है वो? वकील है। किंडरमैन फिर क्रिस की तरफ घूम गया। आपके मुलाजिम, उनके मुलाकाती आते हैं? नहीं, कभी नहीं। उस दिन आपका कोई पैकेट, कोई पार्सल आने वाला था? नहीं, कोई नहीं। क्यों? मिस्टर बर्के, खुदा मुआफ करे, मरे हुए को बुरा ना कहना चाहिए, लेकिन जैसा कि आपने कहा, जब वो पिए हुए होते थे तो गालियां बकते और हर एक से झगड़ पड़ते थे। चुनाचे हो सकता है कि उस दिन कोई दुकान वगैरह का कारिंदा कोई पार्सल वगैरह लेकर आया हो और मिस्टर बर्के उससे झगड़ पड़े हों। चुनाचे इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उस दिन कोई कुछ लेकर आने वाला था, मसलन लॉन्ड्री का आदमी या कोई और? ये तो मैं नहीं जानती। इन सब बातों का ध्यान कार्ल रखता है। अच्छा, बुलाऊं उसे? आप पूछना चाहते हैं उससे? किंडरमैन ने एक लंबा सा सांस लिया और मेज से दूर हटकर बैठ गया और अपने कोट की जेबों में हाथ डाल दिए। उसने अजीब संजीदा नजरों से सिहर की किताब की तरफ देखा। खैर, जाने दीजिए, इसका इम्कान बहुत कम है। आपकी बेटी बहुत बीमार है और खैर जाने दीजिए। उसने हाथ हिलाया और कुर्सी पर से उठा। आपसे मिलकर खुशी हुई मिस स्पेंसर, मुझे भी, शारविन ने सर हिलाया। आइए मैं आपको दरवाजे तक पहुंचा दूं, क्रिस ने कहा। वो कुछ सोच रही थी। आप जहमत ना फरमाएं। कोई जहमत नहीं, शुक्रिया। वो बावर्ची खाने से बाहर आ गए। इम्कान तो नहीं, लेकिन अगर आप हो सके तो अपनी बेटी से पूछ लीजिए कि उस रात अगर उसने मिस्टर बर्के को अपने कमरे में देखा हो शायद। क्रिस सीने पर हाथ बांधे चल रही थी। मिस्टर किंडरमैन, मिस्टर बर्के को मेरी बेटी के कमरे में जाने की जरूरत ही ना थी। जानता हूं और मानता भी हूं, फिर भी पूछ लेने में क्या हर्ज है? अच्छी बात है, उसकी तबीयत जब ठीक होगी तो पूछ लूंगी। शुक्रिया। इस असना में वो दरवाजे पर पहुंच गए। किंडरमैन कुछ मरूब सा नजर आ रहा था। बात यह है, मुझे कहना तो नहीं चाहिए। क्या? उसने सांस रोककर पूछा। मेरी लड़की के लिए आपका ऑटोग्राफ, किंडरमैन ने हिचकिचा कर कहा और क्रिस हंस पड़ी, अपने आप पर, अपने खौफ पर और इंसानी हालत और कमजोरी पर। हाँ, लाइए, पेंसिल कहाँ है? ये लीजिए। उसने जेब से पेंसिल का टुकड़ा निकाला जिसका एक सिरा चबाया हुआ था। उसके दूसरे हाथ में मुलाकाती कार्ड था। खुश हो जाएगी वो। उसने पेंसिल और कार्ड क्रिस के हाथ में दे दिया। क्या नाम है आपकी लड़की का? क्रिस ने कार्ड दरवाजे के क्वाड पर और पेंसिल कार्ड पर जमा कर पूछा। किंडरमैन ने कोई जवाब ना दिया तो क्रिस ने उसकी तरफ देखा तो सुराग रसां की आंखों में उसे शर्मिंदगी नजर आई। मैंने झूठ कहा था, वो बोला। आपका ऑटोग्राफ दरअसल मुझे चाहिए। किंडरमैन सुरख हो गया। लिखिए, विलियम के लिए, विलियम किंडरमैन के लिए। क्रिस ने उसकी तरफ देखा, फिर कार्ड की दूसरी तरफ नाम के हिज्जे लिखे और लिखा, विलियम किंडरमैन, तुम बहुत प्यारे हो, और नीचे अपने दस्तखत करके कार्ड उसे दे दिया। किंडरमैन ने पढ़े बगैर कार्ड जेब में रख लिया। बहुत उम्दा खातून है आप, वो बोला। बहुत उम्दा आदमी है आप। किंडरमैन और भी सुरख हो गया। वो दरवाजा खोल रहा था। आज मैंने यहाँ जो कुछ कहा है आप उसका कोई ख्याल न करें। घबरा देने वाली बातें कही हैं मैंने, उन्हें भूल जाइए और अपनी बेटी की तरफ ध्यान दीजिए। क्रिस ने सर हिलाया। किंडरमैन ने दरवाजे से बाहर निकलकर हैट सर पर रख ली। आप उससे पूछेंगी ना? किंडरमैन ने उसे याद दिलाया। जरूर, वादा करती हूँ। अच्छा तो खुदा हाफिज और ख्याल रखिए। क्रिस ने सर हिलाया और कहा, आप भी ख्याल रखिए। क्रिस ने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन फौरन ही उस पर दस्तक दी गई तो उसने फिर दरवाजा खोला। मैं वाकई जहमत हूँ, किंडरमैन ने कहा। वो, मैं अपनी पेंसिल भूल गया। क्रिस ने अपने हाथ में पेंसिल का टुकड़ा देखा, मुस्कुराई और टुकड़ा किंडरमैन को दे दिया। एक बात और, उसने बज़ाहिर खजल होकर कहा, मैं जानता हूँ ये सब बकवास है, मैं अहमक हूँ, लेकिन फिर भी इस ख्याल से मुझे नींद न आएगी कि क्या पता कोई पागल घुस आया हो यहाँ, या कोई दुकान का कारिंदा जो कोई चीज पहुंचाने आया हो। चुनाचे आपके ख्याल में
मैं आपके मुलाजिम कार्ल से एक दो बातें पूछकर अपना इत्मीनान कर लूं। जरूर, आ जाइए अंदर, क्रिस ने थके हुए अंदाज में कहा। नहीं नहीं, आप मसरूफ हैं, बहुत परेशान कर चुका आपको। उससे मैं यही गुफ्तगू करूंगा, यहाँ ठीक है। वह जंगले से टेक लगाकर खड़ा हो गया। जैसी आपकी मर्जी, क्रिस मुस्कुराई। वो रेगन के पास है, मैं उसे यहाँ भेजे देती हूँ। शुक्रिया। क्रिस ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। 1 मिनट बाद कार्ल ने दरवाजा खोला। वो बाहर आया, दरवाजे के लट्टू पर हाथ रखकर दरवाजा थोड़ा सा खुला रखकर और तन कर खड़ा रहा। लंबा तड़ंगा, लहीम शहीम। तुम्हें खामोश रहने का हक है। किंडरमैन ने उसका इस्तकबाल किया और उसे अपनी नजरों से टांक दिया। अगर आपने ये हक छोड़ दिया और बोलना शुरू किया तो मैं तुम्हें खबरदार किए देता हूं कि तुम जो कुछ भी कहोगे उसका एक एक लफ्ज अदालत में तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। वकील से बात करने का और जब तुमसे सवालात पूछे जाएं तो वकील को हाजिर रहने का हक है। अगर तुम चाहते हो कि ऐसा हो लेकिन कोई वकील करने की इस्तात तुम में नहीं है तो एक वकील बिला फीस तुम्हारे लिए मुहैया कर दिया जाएगा। मैंने जो हकूक बताए हैं उन्हें तुमने समझ लिया तो तुम खामोश रहने का, अपना हक छोड़ने के लिए तैयार हो? हाँ, तुम वकील करने और सवालात के वक्त उसके मौजूद रहने का हक छोड़ रहे हो? हाँ। पिछली दफा तुमने ये बयान दिया था कि अप्रैल की 28 तारीख को यानी मिस्टर बर्के के इंतकाल की रात को तुम क्रेस्ट में फिल्म देख रहे थे। सैनमा में तुम कितने बजे दाखिल हुए? याद नहीं। पिछली दफा तुमने अपने बयान में कहा था कि तुम 6 बजे का शो देखने गए थे। अब याद आया तुम्हें? हाँ, 6 बजे का शो, अब याद आया। और तुमने पिक्चर फिल्म शुरू से देखी? हाँ। और फिल्म खत्म होने के बाद तुम वहां से निकले? बिल्कुल। उससे पहले नहीं? नहीं। और सैनमा घर से बाहर आकर तुम सैनमा घर के सामने से डीसी ट्रांजिट बस में सवार हुए और ठीक 9:20 पर एम स्ट्रीट विस्कॉन्सन एवेन्यू के बस स्टॉप पर उतरे? हाँ। और पैदल चलकर घर आए? हाँ, पैदल चलकर घर आया। और ठीक 9:30 बजे इस घर में पहुंच गए? हाँ, ठीक 9:30 बजे, कार्ल ने जवाब दिया। यकीन से कह रहे हो? यकीन से, मैंने अपनी घड़ी में वक्त देखा था। और तुमने पूरी फिल्म आखिर तक देखी? हाँ, ये मैं कह चुका हूँ। तुम्हें याद है कि फिल्म के आखिरी 5 मिनटों में एक शराबी तमाशबीन और सैनमा घर के डोर कीपर में झगड़ा हो गया था? हाँ। उससे झगड़े की वजह बता सकते हो? तमाशबीन नशे में था और धांधली मचा रहा था। चुनाचे क्या सलूक किया गया उसके साथ? बाहर निकाल दिया गया उसे? ऐसी कोई बात नहीं हुई। अच्छा, तो ये तुम्हें याद है कि 6 बजे के शो में कहीं बीच में मशीन में कोई खराबी हो गई थी जिसकी वजह से फिल्म का शो कोई 15 मिनट तक बंद रहा था? नहीं। तुम्हें याद है कि ऑडियंस ने शोर मचाया था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। यकीन से कहते हो? ऐसी कोई बात नहीं हुई। तफ्तीश से पता चला है मिस्टर कार्ल कि उस रात 6 बजे का शो 8:45 पर नहीं बल्कि 8:55 पर खत्म हुआ, जिसका मतलब ये हुआ कि सैनमा घर से रवाना होने वाली बस ने तुम्हें एम स्ट्रीट के बस स्टॉप पर 9:30 नहीं बल्कि 9:45 बजे उतारा होगा और तुम घर में 10 बजने में 5 मिनट बाकी होने पर दाखिल हुए होगे, जैसा कि मिसेस मैकैनल ने तस्दीक की है। अब तुम इस मामले को समझा सकते हो? एक लम्हे के लिए भी कार्ल ने घबराहट का इजहार न किया। वह जिस अंदाज से खड़ा था उसी तरह खड़ा रहा। नहीं, उसने जवाब दिया। किंडरमैन चंद सानियों तक खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा। फिर उसने एक लंबी सांस लेकर वो टेप रिकॉर्डर बंद कर दिया जो उसके कोट के कॉलर में छुपा हुआ था। उसने लम्हे भर के लिए नजरें झुका ली, फिर नजरें उठाई और कार्ल की आंखों में आंखें डालकर कहा, मिस्टर कार्ल। उसका लहजा फहम से बोझल था। एक संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया गया है और शक की नजर तुम पर भी है। दूसरे इजराए से मैंने मालूम कर लिया है कि मिस्टर बर्के ने तुम्हें गालियां दी थी और साफ जाहिर है कि उसके मुतल्लिक तुमने झूठ कहा कि मिस्टर बर्के की मौत जिस रात हुई है उस रात तुम कहाँ थे। अब अक्सर ऐसा होता है, और क्यों ना हो, आखिर हम इंसान हैं। तुमने इस बात पर गौर किया कि मैंने तखलिया में गुफ्तगू करने का इंतजाम किया है, दूसरों से दूर, तुम्हारी बीवी से दूर। मैं अब तुम्हारी बातें रिकॉर्ड नहीं कर रहा, टेप रिकॉर्डर मैंने बंद कर दिया है। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। अगर उस रात तुम किसी दूसरी औरत के साथ थे तो मुझसे साफ साफ कह दो, मैं तुम्हारे बयान वाली टेप साफ कर दूंगा और इसका वादा करता हूं कि ये बात राज में रहेगी, तुम्हारी बीवी को पता न चलेगा और तुम शक के दायरे में से निकल जाओगे। तो अब बताओ कि उस रात, जिस रात मिस्टर बर्के की मौत हुई, तुम कहाँ थे? लम्हे भर के लिए कार्ल की आंखों में चमक आकर बुझ गई। सैनमा घर में। सैनमा घर में, वो बोला। किंडरमैन ने उसे घूर कर देखा। वो खामोश था और कार्ल के इस असरार से गैर मुतासिर। वो गहरे गहरे सांस ले रहा था और सेकंड पर सेकंड गुजरते जा रहे थे। आप मुझे गिरफ्तार करने वाले हैं? कार्ल ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। किंडरमैन ने कोई जवाब न दिया। वो खामोशी से कार्ल की तरफ देखता रहा, पलक तक झपके बगैर। और जब कार्ल ने दोबारा कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो जंगले से टेक लगाकर खड़ा हुआ सुराग रसा
अपने कोट की जेबों में हाथ डालकर फौरन ही घूमा और अपनी कार की तरफ चल दिया। वो बड़े इत्मीनान से चल रहा था और दाएं बाएं यूं देख रहा था जैसे इस शहर में सियाहत के लिए आया हो। कार्ल जहां था वहीं खड़ा किंडरमैन को देखता रहा। उसने अपनी कार का दरवाजा खोला, अंदर हाथ डालकर कागज का रुमाल घसीट लिया, गरज कर नाक साफ की, कागज का रुमाल फेंक दिया और नदी के उस पार देखने लगा, जैसे फैसला कर रहा हो कि खाना कहाँ खाया जाए। और फिर पीछे नजर किए बगैर वो कार में बैठ गया। कार उसे लेकर रवाना हो गई और जब वो सड़क का मोड़ मुड़कर नजरों से ओझल हो गई तो कार्ल ने अपने उस हाथ की तरफ देखा जो अब दरवाजे के लट्टू पर न था और कांप रहा था।